जब भी आप भारतीय राजनीति के बारे में चिंतन करिएगा या सोचिएगा तो अक्सर आपको पुरुषों के ही नाम याद आएंगे। इसका सीधा कारण ये है कि महिलाओं की भागीदारी ही इतनी कम है कि महिलाएं ज़्यादा दिखती ही नहीं हैं। बट फिर भी मेरा सवाल ये है, आपने एक बार भी सोचा है अगर इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू और सुचेता कृपलानी जैसे नाम नहीं हो अगर भारतीय राजनीति में, तो क्या हमारा इतिहास वही होता जो आज है? ये सारी ही महिलाएं सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं थी बल्कि अपने आप में एक क्रांति थी। और ये अभी आपको ताज़ा करंट अपडेट से आइडिया लग जाएगा। आप सोच के देखिए ना, संसद में कितनी लोकसभा अध्यक्ष ऐसी है जो महिलाएं हैं। आपको गिने चुने 2 से 3 नाम याद आएंगे। लेकिन आज की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि इन महिलाओं ने जिस देश में इतना बड़ा योगदान दिया, वही की महिलाएं आज इतनी संघर्ष कर रही हैं। इस संघर्ष को खत्म करने के लिए देश की संसद ने 2023 में 128वां संविधान संशोधन करके औरतों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटों को आरक्षित करने से संबंधित एक बिल लाती है, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाता है। जैसा कि सभी को उम्मीद था, राज्यसभा में बिना विरोध के ये बिल पास हो गया। फिर ये बिल लोकसभा में गया। लोकसभा में केवल 2 लोगों ने इस बिल का विरोध किया। क्यों किया, इसका जवाब आगे मिल जाएगा। पर हम सबसे पहले बात करेंगे इसके 2 कंट्रोवर्शियल पॉइंट के बारे में, जिसमें पहला है, यह बिल बन गया 2023 में ही, पारित भी हो गया 2024 तक, तो लागू भी हो जाना चाहिए था 2024 के आम चुनाव के बाद। पर ऐसा नहीं हुआ। ये बिल तभी लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। डिलिमिटेशन का मतलब ही यही होता है कि पॉपुलेशन के बेस पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। इसको और शॉर्ट में बोलूँ तो जनगणना। अब जनगणना होने वाली तो थी 2021 में ही, जो कि हो भी जानी चाहिए थी, पर कोविड-19 की वजह से ये हो नहीं पाया। अब क्योंकि तब नहीं हो पाया तो अब एक्सपेक्टेड है कि 2025 या उसके बाद ही होगा, तो ये बिल भी उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होगा। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे कि क्यों अभी ही क्यों नहीं लागू कर दिया जा रहा है महिला आरक्षण अधिनियम। और दूसरा कंट्रोवर्शियल बात ये है कि इस बिल के द्वारा ओबीसी महिलाओं के लिए कोई विशेष आरक्षण का बात नहीं किया जा रहा, सिर्फ SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षण का बात किया जा रहा है इस बिल के द्वारा। इसके पीछे क्या कारण है, इस बिल का क्या महत्व है, इस बिल का क्या इतिहास है और यह बिल सही है या गलत है, इस वीडियो में वही बात करेंगे हम लोग। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटे और पीछे दिसंबर 1946 में जाएं, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण हो रहा था, जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल 299 में से 15 औरतें थी, जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर। तब वुमेन रिजर्वेशन पे एक स्पेशल डिबेट हुआ था, जिसमें इन सभी ने ये कहा कि औरतों को अलग से रिजर्वेशन देने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन के बदले में आप इक्वालिटी दीजिए उनको। रिजर्वेशन उनको कमज़ोर करेगा, खोखला करेगा, आप उनको इक्वालिटी दीजिए। और वर्तमान समय में इक्वालिटी क्या सच में प्रासंगिक है या इक्वालिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? अगर अभी तक आपको महिलाओं की स्थिति की गंभीरता समझ में नहीं आई होंगी, तो इस डाटा को देखने के बाद आपको ज़रूर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में महिलाएं सिर्फ 15% हैं, वही राज्य की विधानसभाओं का औसत 11% है, और पंचायती राज और नगर निगम में बढ़कर 33 से ऊपर तो चली गई है। पर वहाँ क्या स्थिति है ये आपको, मुझे और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को होगा। वहीं मैं बात करूँ कुछ देश जैसे रुवांडा में ये औसत 62% के आसपास में है। वही स्वीडन में 47% के आसपास है। वहीं न्यूजीलैंड में 50%। भारत महिला प्रतिनिधित्व के 193 देशों की सूची में 155वें नंबर पे है। आपको अब आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है इंडिया की। और अब क्योंकि समस्या है तो हमारे यहाँ सुधार भी होता है, तो सुधार के समय समय पर प्रयास भी किए गए, परंतु आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रयास असफल रहे। अभी 2023 वाला अधिनियम को छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सबसे पहली पहल 1996 में जनता दल के नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की सरकार ने पेश किया। इस विधेयक का मेन उद्देश्य था संसद और
राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को सुनिश्चित करना। हालांकि राजनीतिक असहमति और विभिन्न दलों के भीतर विरोध के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। फिर से 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आती है और दोबारा इसको पेश करती है, परंतु फिर से वही होता है, राजनीतिक मतभेद होता है, असहमति होती है और इसके कारण विधेयक पास नहीं हो पाता है। पुनः 2008 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए के सरकार ने तीसरी बार इस बिल को प्रस्तुत किया। इस बार तो मार्च 2010 में राज्यसभा ने इस विधेयक को ऐतिहासिक रूप से पास भी कर दिया। इसके बावजूद लोकसभा में कई राजनीतिक दलों के विरोध और दबाव के चलते इसे पारित नहीं किया जा सका। और फिर आए हमारे मोदी जी। ये रिसेंट 2023 की घटना है। मोदी जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण विधेयक को फिर से प्रस्तुत किया गया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया और विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने भारी बहुमत से इसको पारित किया। अब बात कर लेते हैं आखिर कौन है वो 2 MP जिन्होंने इस बिल का विरोध किया था और उनका आधार क्या था। तो पहला नाम है असरुद्दीन ओवैसी जी का, दूसरा नाम है इम्तियाज अली जी का। दोनों ही एक ही पार्टी से हैं। पार्टी का नाम है AIMIM और इनका ये मत था कि ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। अब समस्या ये है कि ये बोल भी कौन रहे हैं जिनके पार्टी की एक भी कार्यकर्ता महिला नहीं है। खैर ये पॉलिटिक्स की बात है, हम आते हैं फिर से पढ़ाई पे। अब इसके बाद हमें बात करनी थी कि आखिर ये इतना डिले क्यों हो रहा है, अभी से ही लागू क्यों नहीं हो गया। तो इस पर तो हम लोगों ने बात कर लिया था कि यहाँ जनगणना का सीन है। अब दूसरा है कि OBC को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा फिर से सितंबर 1996 में, जब पहली बार महिला आरक्षण के लिए बिल आता है और इसका जोरों शोरों से विरोध होता है OBC महिलाओं के आरक्षण को लेकर। फिर प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा इस बिल को एक सिलेक्टेड कमेटी के हाथ में सौंपते हैं, जिसके सदस्यों की बात करें तो शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उमा भारती और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। इस कमेटी की अध्यक्षता गीता मुखर्जी जी कर रही थी, जिनके नाम पर इस रिपोर्ट का नाम गीता मुखर्जी रिपोर्ट रख दिया गया। इस कमेटी के अनुसार SC/ST कोटा के अंतर्गत महिलाओं के सीट तो हैं, पर OBC महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि OBC के लिए आरक्षण के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। परंतु यह कमेटी सरकार को यह सलाह भी देती है कि OBC के आरक्षण के प्रावधान जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बिल में जोड़ा जाए। पर इतना विरोध होने के बाद भी इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जुड़ता है। 2023 में भी इस चीज़ का मुद्दा उठाया जाता है, पर इसके आधार पर विरोध नहीं किया जाता है, बिल को आने से नहीं रोका जाता और यह बिल पारित हो जाता है। अगर हम इस विधेयक के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहला है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, अर्थात यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित करने का वादा करता है, जिससे महिलाएं पहले से अधिक विश्वास के साथ अब राजनीति में कदम रख पाएंगी। दूसरा, सशक्तिकरण का जरिया। यह बिल न केवल महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका देगा, बल्कि उनकी आवाज़ों और विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने का भी मौका देगा। तीसरा, इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात यह विधेयक महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को कम करने में मदद करेगा। चौथा, ग्रामीण महिलाओं के लिए अवसर, अर्थात पिछड़े क्षेत्र की महिलाएं भी अपनी समस्याओं को सुलझाने और बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। पांचवा, समावेशी विकास। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तो आपको पता ही है, अच्छी से अच्छी चीज़ों की कुछ कमियां भी होती है, तो इसकी कमियां तो नहीं बट कुछ इसके चैलेंजेस हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। तो पहला है प्रॉक्सी नेतृत्व का खतरा, और मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ से है। इसमें होता ये है कि महिलाएं सिर्फ नाम मात्र की प्रधान होती है, बल्कि उनके जगह पर उनका पति होता है या उनके घर का जो पुरुष होता है वही कार्य करता है। आप इस चीज़ को पंचायती व्यवस्था में साफ साफ देख सकते हैं। दूसरा, जमीनी स्तर पर स्वीकृति, क्योंकि भारत के कई क्षेत्रों में आज भी लोगों को ऐसा लगता है या उनकी मानसिकता ऐसी है कि महिलाएं शासन में भागीदारी कर ही नहीं सकती, वो अच्छे निर्णय ले ही नहीं सकती। गवर्नमेंट जितना कर सकते थे उसने इसके लिए उतना कर दिया,
अब हमारी, आपकी और हमारे सोसाइटी की बारी है इस चीज़ को आगे ले जाने की। मैं ये रिमाइंडर देना चाहता था कि ये जो वीडियो आपको सामने दिख रहा है वो भी बहुत मज़ेदार है। मैंने चाइना और इंडिया के रिलेशन पे बनाई है, ज़रूर देखिए उसको, मज़ा आ जाएगा आपको। और बताइए कि आगे कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियो।